अरुणिमा जी, आपको क्या लगता होगा, अभी जो रिसेंट का केस हुआ है जिसमें 3 बहनें थी, सिस्टर्स थी, उन्होंने 10वीं मंजिल से छलांग लगाई और वो मर गई। कहा तो ये जा रहा है कि वो कोरियन गेम खेल रही थी। इन तीनों बहनों का डेफिनेटली एक सोल कॉन्ट्रैक्ट होगा साथ में, क्योंकि आप देखिए 12, 14, 16 साल के जो बच्चे हैं, ये तीनों एक साथ रहते थे, एक साथ। इनफैक्ट बोला जाता था टू अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम स्कूल भी जाना बंद कर दिया और एक ही साथ खा रहे हैं, नहा रहे हैं, सब कुछ एक साथ कर रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशंस क्रिएट कैसे हुए? आपको जैसे अब जिसको स्पिरिचुअल अवेकनिंग में डालना है तो उस सोल के साथ एक चीज बहुत कॉमन होती है, उनको अलग कर दिया जाता है। कुछ मौतें बहुत दर्दनाक होती हैं। कई बार देखा ऐसा गया है कि लोग फांसी से लटक गए, या फिर आजकल बहुत केसेस आ रहे हैं कि लोग 19 मंजिल से या 10वीं मंजिल से छलांग लगा देते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। सोल आ रही है जीने के लिए, अब उसके तो पूरा उसने स्क्रिप्ट लिख रखा है कि ये अटेन करके जाना है। कभी कभी क्या होता है कि अब काफी टाइम निकल गया, उस समय में कुछ अचीव करना था, उसने किया ही नहीं, तो वो कभी कभी एज अ एक्सीडेंट हो जाता है या वो सुसाइड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है कि उस लाइफ टाइम को फिर कैंसिल ही कर दो। एक आत्मा जब वो धरती पे आती है तो क्या वो अपने पेरेंट्स या अपने माँ बाप वो खुद चुनती है? एक्चुअली आत्मा जब आती है तो वो अपनी माँ को चुनती है। आत्मा आने के पहले ही, जैसे मेरे बच्चे हैं दोनों, तो उन्होंने पैदा होने के पहले उनको मल्टीपल ऑप्शंस दिए जाते हैं आत्मा को कि आपको ये चीज़ें अटेन करनी है इस लाइफ टाइम में, और ये सोल्स हैं जो आपकी माँ के जैसा ऑपरेट कर सकती हैं। अरुणिमा जी, बहुत लोग बीमारियों से पीड़ित रहते हैं, बीमारियों में रहते हैं, लंबी लंबी डिसीज उनको रहती हैं, वो बेड रिटर्न हो जाते हैं, उठ नहीं पाते हैं, तो उनका ये जो बीमारियों वाला जो फेज होता है, क्या ये भी उनके पास्ट कर्मास की वजह से होता है? 14-15 साल की उम्र में इस लड़के ने, उनका जो पास्ट लाइफ वर्जन है, पूरे गाँव को जला दिया, जिसमें 30 to 40% लोग मर गए। अनबिलीवेबल एज इट इज, 30 to 40% मर गए। ये अपने ईगो में इसने ऐसा काम किया। तो क्या सच में पास्ट लाइफ रिग्रेशन होता है, कि या फिर ये एक दिमाग का खेल है या एक बनावटी बातें हैं? आज है हमारे साथ मिस अरुणिमा सिन्हा, टेडेक्स स्पीकर, बेस्ट सेलिंग ऑथर, एजुकेटर एंड स्पिरिचुअल मेंटर, जिन्होंने 1000 से ज्यादा लोगों को इनर हीलिंग, पर्पस अलाइनमेंट और स्पिरिचुअल अवेकनिंग में गाइड किया है। मिस अरुणिमा हमें बताएंगी आत्मा की वो कहानियां जो शरीर के खत्म होने के बाद भी जीवित रहती हैं। कुछ मौतें इतनी दर्दनाक क्यों होती हैं? पास्ट लाइफ रिग्रेशन, साइकिक, मीडियमशिप और आत्माओं के उन रहस्यों को जिन पर अक्सर खामोशी रहती है। यह एपिसोड आपको डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए है। तो इस एपिसोड को स्किप मत कीजिएगा और चलते हैं, स्वागत करते हैं अरुणिमा जी का। तो अरुणिमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है विक्ट्री सक्सेस टॉक में। Thank you so much for inviting me. Thank you so much for coming in our podcast. So मैं आपका पॉडकास्ट देख रहा था, लास्ट आपने पॉडकास्ट किया था, तो उसमें आपने ट्विन फ्लेम्स की बात की थी कि आप ट्विन फ्लेम्स हैं। ये ट्विन फ्लेम्स क्या होता है, ये हमें थोड़ा सा समझाइए। देखिए, वैसे जब सोल नॉर्मली एक लाइफ जी रही है, आप अपने कार्मिक से मिलते हैं जिनके साथ आपके कुछ कर्म बैलेंस करने बाकी हैं, आप अपने सोलमेट से मिलते हैं जिन सोल्स के साथ आपके पुराने जन्म में अच्छे रिश्ते रहे हों। लेकिन ये जो ट्विन फ्लेम होता है, ये आपका अपना ही सोल होता है। जैसे आप अवतार की तरह इसको समझ सकते हैं कि आपका ही दूसरा अवतार है। तो जब एक सोल एक मास्टर सोल बन जाती है, लेट्स से कि वो 10th पास कर जाती है, 12th पास कर जाती है, इतने सारे जब वो लेसन्स ले लेती है, तब वो स्प्लिट होके 2 लाइफ्स एक साथ जीती है। तो इन्हीं में जो डिवीजन होता है, शिव और शक्ति, मैस्कुलिन और फेमिनिन, तो इनको ट्विन फ्लेम्स बोलते हैं। ये ऑफ एंड ऑन मिलते हैं डिफरेंट लाइफ टाइम्स में, एक दूसरे को जगाने के लिए, एक दूसरे को याद दिलाने के लिए कि हम लोग यहाँ क्यों आए हैं। दे मे बी पोर्ट्रेड एज, मतलब बहुत लोग बोलना चाहते हैं कि रोमांटिक पार्टनर्स हैं, बट ये सोलली जिसको बोलते हैं कि एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए एक दूसरे से मिलते हैं। समटाइम्स दे मे लैंड एज पार्टनर्स। सो जैसा आपने बताया कि आप ट्विन फ्लेम्स हैं, तो इस जिंदगी में या हम कहें कि आप इस शरीर में हैं, तो क्या इस जिंदगी में भी आप अपने ट्विन फ्लेम से मिले हैं? बिल्कुल, ट्विन फ्लेम से मिलने के बाद ही, इनफैक्ट मिलने के 1-1.5 साल बाद मुझे पता चला कि ट्विन फ्लेम्स कुछ होता है। अच्छा। जी बिल्कुल, उस समय मुझे पता भी नहीं था कि ट्विन फ्लेम्स क्या होता है, क्योंकि स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जर्नी आपको बहुत सारे राउंड्स में होती है। तो एक तो होता है कि आपके लाइफ में जब कुछ बहुत पेन होता है, जैसे कुछ लोगों का डिवोर्स का सिचुएशन आता है, कुछ लोगों की नौकरी चली जा रही है, बहुत बड़ा कुछ पेनफुल। तो मेरे 1-2 राउंड तो चल चुके थे इस चीज़ में। देन आई मेट माई ट्विन फ्लेम, और
1 साल से भी ऊपर मुझे लग गया ये समझने में कि मेरा कुछ पिछले जन्म का नाता है इस इंसान के साथ, क्योंकि मुझे अपने पास्ट लाइफ्स दिखने लग गए। और उसके बाद ये टर्म अचानक से हर जगह फ्लैश होने लगा। प्रॉब्लम यह है कि इसके बारे में ऑनलाइन इतनी गलत फहमियाँ फैलाई गई हैं कि इनिशियली मैं समझ भी नहीं पाई, एंड बाय द टाइम मुझे समझ में आया मैं ऑलरेडी सेपरेट हो चुकी थी, अलग हो चुकी थी इस इंसान के साथ। तो वही है कि बहुत टाइम लग गया मुझे समझने में कि ये ट्विन फ्लेम है। अच्छा, जी। तो बताना चाहेंगे कि आपका ट्विन फ्लेम कौन है? ये तो मैं नहीं बताना चाहूँगी, सॉरी टू से दैट, बट क्योंकि एक्चुअली देखिए एक कंसेंट वाली बात होती है कि और इसमें रोल्स होते हैं, जैसे शिव और शक्ति का भी अगर आपने कभी भी स्टोरी सुना होगा शिव और शक्ति के बारे में, तो इसमें क्या होता है कि जब जो फेमिनिन होती है, बिकॉज आई एम द फेमिनिन एस्पेक्ट ऑफ द सोल, जब फेमिनिन हील करती होती है, जैसे माँ पार्वती ने 108 जन्म लिए थे टू गो बैक टू लॉर्ड शिवा, है ना। तो अब 108 जन्म जब वो ले रही थी तो शिव जी 100% उनके लिए अवेलेबल नहीं थे, क्योंकि दोनों का दोनों के रोल्स ही अलग होते हैं। तो जो मेरा मैस्कुलिन था, सबसे पहले मैस्कुलिन का ये रोल होता है कि आप उसको जगा कर उसको स्पेस दो, आप चले जाओ वहाँ से, है ना, ताकि वो हील करे। एक सोल शॉक होता है उस समय, ऐसा लगता है कि इसके बिना रहने से अच्छा मैं मर जाऊँ, एक ऐसी फीलिंग आती है लाइफ में। एंड आई ऑल्सो अंडरवेंट दैट, मतलब जब वो सिचुएशन था तो मुझे लग रहा था कि मैं क्यों जिंदा हूँ। मेरे 2 बच्चे थे, और इसके पहले मैंने कभी भी ऐसा कोई बहुत जिसको बोलते हैं रोमांस और इस समय बहुत मैं बिलीव करने वाली इंसान नहीं थी। बट जो इतना रेस्टलेसनेस आ जाता है ना, तभी इंसान खोजता है कि मैं शांति कहाँ से पाऊँ, और आपको शांति फिर एक ही जगह मिलती है, भगवान के पास। तभी आप स्पिरिचुअलिटी में, मैं तो खैर पहले से ही थी, बट जिसको बोलते हैं कि पूरी मतलब सब कुछ लगा कर वापस स्पिरिचुअलिटी में अपने आप को सरेंडर करना, ये वहाँ से शुरू हुआ। राइट। आपने यहाँ पर पास्ट लाइफ रिग्रेशन की बात करी है, सो क्या सच में पास्ट लाइफ रिग्रेशन होता है कि या फिर ये एक दिमाग का खेल है या एक बनावटी बातें हैं? देखिए एक्चुअली मार्केट में ना आपको यूट्यूब पर ही बहुत लोग मिल जाएंगे जो जिनको कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन वो बोलेंगे बहुत कुछ, और आपको डराने के लिए, ताकि उनकी टीआरपी बढ़े, सब लोग वो वीडियो देखें। ऐसे भी लोग हैं, आई डोंट डिनाई दैट, लेकिन पास्ट लाइफ रिग्रेशन होता है। इनफैक्ट हिंदुइज्म में ही एक जन्म जो मैंने देखा, उस जन्म में मैंने पूरा जन्म ही एक साधु के ही तरह निकाला, ठीक है। तो उसमें भी जब पहली बार मैं उस जन्म में रिग्रेशन के थ्रू गई, तो मैंने देखा कि मैं मेडिटेशन के थ्रू अपने पास्ट लाइफ के कर्मा हील कर रही थी। तो ये हिंदुइज्म में भी है कि पास्ट लाइफ्स तो देख सकता है इंसान डीपेस्ट ऑफ मेडिटेशंस में। मैं रिग्रेशन में बाद में गई, मुझे मेडिटेशंस में पास्ट लाइफ दिखने पहले शुरू हुए। तो उसके बाद मैंने थेरेपी ली, फिर पता किया कि क्या ये सच है, यही है, और उसके बाद मैं थेरेपिस्ट बन के मैंने बाकी लोगों को हील करना स्टार्ट किया। सो जब हम अपनी पास्ट लाइफ में जाते हैं तो क्या हम उन चीज़ों को अपनी इस लाइफ में कॉरिलेट कर पाते हैं? समटाइम्स आप खुद से कर पाते हो, कभी कभी आपको ऐसे एक मेंटोर की ज़रूरत है जो आपको समझाए कि ये उस लाइफ से कनेक्टेड। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप खुद ही कर पाते हो, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें होती हैं ना, जैसे 1 महीने बाद खुल रही हैं कि अच्छा ये उस जन्म में ऐसा हुआ था, तो ये है ये कनेक्शन। बहुत सारी चीज़ें इंस्टेंटली नहीं होती हैं, बहुत सारी चीज़ आपको तो फिर आप 5 साल तक आप हील होते रहोगे, लेयर बाय लेयर, जितना आपका माइंड आपको अलाउ कर सकता है उतना ही खुलता है आपके सामने। जी, राइट। सो ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन हमें कब करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए, या कि ये क्या नेसेसिटी है या क्या है? देखिए नेसेसिटी तो कुछ भी नहीं है, मैं नहीं बोलती कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन कोई नेसेसिटी है, मैं कोई भी यहाँ पर एडवर्टिजमेंट नहीं करूँगी। जैसे एक सोल होता है, तो सोल जब बॉडी में आता है तो उसकी 1000th पार्ट हमारे बॉडी में प्रेजेंट होती है। मतलब जो एक्चुअल सोल है वो 999 टाइम्स ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हायर सेल्फ, और हम लोग हैं लोअर सेल्फ जो इस बॉडी में ऑपरेट कर रहे हैं। पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक चीज़ बहुत आसान कर देता है कि आप उस रिग्रेशन में जाके डायरेक्टली कनेक्ट हो जाते हो अपने हायर सेल्फ के साथ। हायर सेल्फ को आप ऐसे समझ सकते हो जैसे एक सोल की जर्नी है, तो वो एक माउंटेन पर खड़ा है और वो आपके अपने लोअर सेल्फ को बता रहे इधर से आओ, फिर इधर से आओ, अगर तुमको यहाँ पहुँचना है तो, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन तो बहुत है हमारी दुनिया में। तो फ्रैंकली स्पीकिंग कंपलसरी तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें आपको याद नहीं होती हैं, कभी कभी आपके सामने आपका कार्मिक है जो आपके फ़ायदे फिर से उठा रहा है, फिर से शायद आप उस पेन साइकिल को रीलिव करोगे, या फिर शायद जैसे आपका ट्विन फ्लेम है वो चला जाएगा, आपको हीलिंग करनी ज़रूरत है। तो ऐसे टाइम्स में आपका सोल आपको याद करने की कोशिश करवाता है। अब या तो आप मेडिटेशन में घुस जाएं, जैसे मैं विपश्यना ये सब कुछ करने ही लगी थी, या तो फिर आप किसी थेरेपिस्ट के पास जाके
पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाएं, ऐसे सिचुएशंस में आपको ज़रूरी पड़ती है। या फिर आपके अगर कुछ पैटर्न्स हैं, जैसे आपको बार बार धोखा ही मिल रहा है हर रिश्ते में, या पैसे की कमी ही हो रही है बार बार, तो ऐसे क्वेश्चंस के आंसर आपको पास्ट लाइफ में मिलते हैं। और जब तक आप पूरे सेटिस्फाइड ना हो ना, आपको पास्ट लाइफ रिग्रेशन नहीं करवाना चाहिए। बिल्कुल। सो क्या ये हमारी जो जिंदगी है अभी जो हम जी रहे हैं, ये हमारे पिछले जन्म की देन है? बिल्कुल, टू क्वाइट एन एक्सटेंट हमारे पिछले जन्म से ही शेप होकर आई है। जैसे एक जो हॉरोस्कोप एस्ट्रोलॉजी में बोलते हैं, अब वो हॉरोस्कोप क्या है, वो आप एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हो। जैसे मैं अब यहाँ आ रही थी तो जीपीएस ऑन करके ही आ सकती थी कि यहाँ से यहाँ लेना है, यहाँ से वहाँ लेना है। एक मैंने प्लान बनाया, अब रास्ते में क्या हुआ कि एक जगह मुझे जैसे ट्रैफिक जैम मिल गया, तो मैंने दूसरा रूट अपनाया। तो सोल की जर्नी भी ऐसे ही होती है कि आपके पिछले लाइफ के बेसिस पर आपने कौन कौन से कर्म आपने बैलेंस कर लिए, या आपने कौन कौन से अच्छे कर्म किए जो आपको लिव करने हैं यहाँ पर। एक उसको बोलते हैं प्रारब्ध। प्रारब्ध एक बैग जैसा है, ट्रैवलिंग बैग, कि जैसे आपने कुछ अच्छे कर्म कुछ बुरे कर्म। तो टू क्वाइट एन एक्सटेंट आपके पास्ट लाइफ पर डिपेंड करता है कि आपका प्रेजेंट लाइफ कैसा होगा। सो अरुणिमा जी, एक बात बताइए, लोग कहते हैं कि सब कुछ पहले से लिखा हुआ है। जब सब कुछ पहले से लिखा हुआ है तो ये व्हाट इज किस्मत? हम अपनी किस्मत कैसे बदल सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो समझना ज़रूरी है कि किस्मत क्या है। जैसे आजकल कोई कार ट्रेंड में है, या कोई कपड़े ट्रेंड में है, या स्ट्रेटेंड बाल ट्रेंड में, तो हम लोग किस्मत को भी वैसे ही समझते हैं कि किस्मत होगा तो मैं अंबानी जैसी बन जाऊंगी। लेकिन वही किस्मत नहीं है। आपके सोल का एक पास्ट है जिसमें आपने बहुत कुछ अर्न किया है। अब ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको अंबानी के घर में डाल दिया जाए, उसके सोल के साथ आपके सोल को एक्सचेंज कर दिया जाए, तो आप खुशी होंगे। आपके कुछ और भी शौक हैं, है ना, आप यू वांट टू गिव समथिंग टू द सोसाइटी। तो सबसे पहले तो हमें किस्मत के बारे में सवाल उठाना पड़ेगा कि किस्मत क्या चीज़ होती है। दूसरी बात, जैसे आपने पूछा कि सब कुछ पहले से लिखा हुआ है, तो वो वैसे ही वाला जीपीएस सिस्टम है कि आपने पहले एक प्लान बनाया, लेकिन अब इस प्लान में एक क्वांटम शिफ्ट या फिर मल्टीपल यूनिवर्स के बारे में अगर बात करें, तो एक रियलिटी बहुत लेवल्स पर है ना। अब मान लीजिए कि आपको 50 लाख का लॉस होना लिखा हुआ है एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। अगर आपके पास पैसे बहुत कम है तो ऑब्वियस ही बात है वो 50 लाख आपके लिए बहुत होगा। अब अगर आप बिलियनियर हो तो आपके लिए वो 50 लाख कुछ भी नहीं होगा। तो ये इस तरह की बात है कि आप अपने वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को कितना रेज कर पाते हैं, इसका डायरेक्ट लिंक ये होता है कि आप अपने हायर सेल्फ से कितने कनेक्टेड हो, या आपने कितने अच्छे कर्म इस जन्म में किए हैं, जिससे आपका अब बात यह है कि अब 10 तक आप पहुंचोगे तब तो 11th डोर खुलेगा। अगर आपने इस लाइफ में वो पैटर्न्स चेंज ही नहीं किए कि आप 3rd ही 4th लेवल पर रह गए, तो फिर किस्मत का क्या मतलब है। यही वाली बात है कि आप बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन आपके पावर पे, आपके स्पिरिचुअल पावर, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है कि आप उससे कितना हर्ट हो गए, या उसका कितना मैग्नीफाइड वर्जन आप एज अ प्रॉफिट कमा पाओगे। तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन उसका एक्सपैंडेड फॉर्म हमें नहीं पता है। वो हमारे अभी के कर्म पर बहुत डिपेंड करता है। राइट। यहाँ पर आपने बहुत अमेजिंग बात कही है कि अपनी वाइब्रेशन की फ्रिक्वेंसी को अपर लेवल के साथ जोड़ना है, या कहें कि ईश्वर के साथ कनेक्ट करना है, या कॉस्मिक एनर्जी के साथ कनेक्ट करना है। ये कैसे कर सकते हैं? ये सबसे पहले तो अगर एक नॉर्मल इंसान के लिए कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले तो अभी आज के लाइफ में अगर आप पूरे देर मोबाइल पर नहीं है, तो सबसे पहले तो आपका स्पिरिचुअल पाथ ही है। क्योंकि मैक्सिमम हम लोग सब सच में ही, अगर आपके हाथ में मोबाइल है, आप 5 मिनट बिना मोबाइल को देखे नहीं बैठ सकते। तो सबसे पहला स्पिरिचुअल लेवल तो ये होगा कि आप थोड़ा टेक्नोलॉजी से थोड़ा दूर रहें, जितना काम है उतना ही करें, जिसको बोलते हैं ना मोबाइल डिटॉक्स। दैट्स द फर्स्ट स्टेप। राइट। क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है ना वो राहु है। AI इज बॉर्न आउट ऑफ टेक्नोलॉजी। AI भी राहु है। राहु का काम क्या होता है? आपको इल्यूजन देना, भटकाना, पूरे आपको हर चीज़ को मैग्नीफाई करके एक्सपीरियंस करवाना। तो सबसे पहला बात तो यही है कि आप टेक्नोलॉजी से थोड़ा अलग जाएं। सेकंड बात वेरी इंपॉर्टेंट इज साइलेंस। साइलेंस इतना ज़रूरी है क्योंकि मैं खुद एक्सपीरियंस करती हूँ पिछले 7-8 साल में, जब मैं इतनी स्पिरिचुअल हुई। अभी जैसे मैं शांत हो रही हूँ तो मुझे दूर से भी कोई आवाज़ आ रही है, वो सुनाई दे रही है। लेकिन 8 साल पहले शायद ऐसा नहीं था। 8 साल पहले जब मैं शांत होती थी तो मैं सोचती थी अभी नेक्स्ट काम क्या करना है। तो ये जो चीज़ है ना, अगर आप यहीं तक पहुँच जाएं, इट्स अ बिग अचीवमेंट। आपके माइंड में साइलेंस हो जाए। बहुत लोग बोल रहे हैं दिमाग में,
वो साइलेंस अगर आप पहुंच पाए, उसके बाद ऑब्वियसली मेडिटेशन आता है। मेडिटेशन में के भी काफ़ी फॉर्म्स होते हैं, जैसे एंजल भी, हीलिंग्स में अगर आप जाएं तो एंजल हीलिंग होता है, रेकी हीलिंग होता है। सो देर आर मल्टीपल लेवल्स, बट फर्स्ट यू हैव टू स्टार्ट विथ योर ओन डिसिप्लिन। अल्टीमेटली कि हमें हम अपने भीतर कैसे जा रहे हैं, बिल्कुल, इनर That is जर्नी है ये। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि हम अपने आप को सबसे पहले जानने की कोशिश करें कि हम कौन हैं, बिल्कुल क्योंकि आज लोगों को यही नहीं पता होता कि हम क्यों हैं। बिल्कुल, एक बहुत ही सही बात है। ये लोग जानते ही नहीं कि हम कौन है। हम लोग सब लोग एक मैगी के पैकेट जैसा बन गए कि उसको ये है तो मेरे पास भी होना चाहिए। राइट, बिल्कुल। करेक्ट। क्या भगवान किस्मत बदल सकते हैं? क्या भगवान के पास ऐसे राइट्स हैं कि हमारी किस्मत बदल दें? हमें पता ही नहीं होता कि हमें करना क्या है। किसी के सामने हमने कुछ भी बकवास कर दी, अपने मुंह से कुछ ऐसे अपशब्द निकाल अपशब्द बोल दिए, दिए। ठीक है, किसी के लिए, और वो हमारा एक कर्मा बन बनता गया, जाता है, बिल्कुल। प्रारब्ध बन गया, वो वापस लौट के आएगा। तो क्या भगवान हमारे प्रारब्ध को चेंज कर सकते हैं। चेंज कर सकते हैं? एक स्टोरी है महाभारत में कि पांडव और कौरव जब ये लोग फाइट करने के लिए तैयार हो रहे थे, तो कौरवों ने अपने गुरु से पूछा, जो एस्ट्रोलॉजर थे उनके, कि क्या हमें ये हम लोग जीत पाएंगे या नहीं। तो उनके गुरु ने कहा बिल्कुल, ये तो एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में है कि दुर्योधन को राजा बनना है। फिर 3 दिन बाद पूछा, फिर 6 दिन बाद पूछा, फिर फाइनली जब पता चल गया कि ये लोग हारने वाले हैं, तब उन्होंने फिर से चार्ट चेक किया और पता चला कि ग्रहों की सारी जो स्थिति थी सब बदल चुकी थी। और फिर वहाँ पर लोगों ने बोला कि ये बस कृष्ण कर सकते हैं। तो लेकिन कृष्ण ने ये क्यों किया? बात ये नहीं है कि हम लोग सोचते हैं कि हम लोग ये व्रत कर लेंगे, वहाँ जाके 2.5 लाख का कुछ चढ़ा देंगे, या फिर ऐसा कोई पूजा करो, वो वैसे नहीं होता है। कर्म मतलब कर्म, क्योंकि पूरी भगवत गीता है, लॉर्ड कृष्णा हैज़ बीन गाइडिंग अर्जुन कि आपको ये करना है तो ये करना है। जब वो सब कुछ छोड़ के भाग जाना चाहते थे, तब कृष्ण भगवान ने बोला अर्जुन को कि ये तुम्हारा कर्म है ना। तो बात ये है कि क्या आप अपने आप को सरेंडर कर सकते हो भगवान को, और जो आपको रास्ता दिखाया जा रहा है, बिना शक ये पूरी भगवान की वाणी सुनते हुए, क्या आप वो कर्म कर सकते हो? क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम लोग अपने डर से ही निकल नहीं पा रहे हैं, है ना। बहुत लोग सोच रहे हैं कि पूजा करने का मतलब है कि वो एक आप मैकेनिकली एक माला आपने जप लिया हो गया। बात वो नहीं होती है, और आपको लगेगा कि नहा के ही ये काम करना है। मैंने इतने सारे अच्छे बुक्स पढ़े हैं, और मुझे अपनी एक्सपीरियंस ऐसा लगता है कि ये जो बाहर की सफाई की बात करते हैं ना हम लोग, दैट इज़ लेसर इम्पॉर्टेंट। इनफैक्ट दैट्स नॉट इवन इम्पॉर्टेंट। मुझे लगता है आपके मन की सफाई बहुत ज़रूरी है। तो मेरी ज़िंदगी में बहुत बदलाव तब आने लगा जब मैं वापस शिव भक्ति में चली गई, और सारे प्रॉब्लम्स जब प्रॉब्लम हुए तो मैंने आंसू ख़त्म इसी बात से किए भगवान को बोल के कि आपका प्रॉब्लम है, मेरा नहीं है। और फिर जो मुझे पहली आवाज़ आई कि मुझे ये करना चाहिए, मैंने किया। मुझे लगता है कि उसके बाद जर्नी एलिवेटेड ही रही, हमेशा आगे ही बढ़ी, बिकॉज सरेंडर कर दिया ना आपने। बिल्कुल। तो सरेंडर, आप कर्म करने वाले हो ही नहीं, कर्म करने वाले भगवान है। जब तक आप इसमें फंसे रहोगे कि मुझे करना है, मेरे ही सर पे है, ये नहीं, आप भगवान पर डालो। भगवान आपके कर्म तब बदलेंगे जब आप सही कर्म कर रहे हो। बिल्कुल राइट। अरुणिमा जी, एक बात जहन में आती है कि कुछ मौतें, डेथ बहुत दर्दनाक होती हैं। कुछ तो नॉर्मल बीमारियों से हो जाती है, मगर कई बार देखा ऐसा गया है कि लोग फांसी से लटक गए, या फिर आजकल बहुत केसेस आ रहे हैं कि लोग 19 मंजिल से या 10वीं मंजिल से छलांग लगा देते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, डेथ के बहुत सारे कारण हैं एक्चुअली। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जो मौत होती है उसके 4 द्वार होते हैं, है ना। पहले द्वार से जो लोग चले जाते हैं बहुत लकी होते हैं। ये पहला लेवल ऑफ मैं इंटरवेंशन मेडिकल साइंस का करती हूँ कि किसी ने बोला मेरे गुरु को, जिनसे मैंने रेकी सीखा है, किसी ने बोला हमारे ही बैच में कि मैंने उनको इतनी रेकी दे दी कि वो 86 ईयर्स के हैं, वो फिर भी बच गए। फिर गुरु ने मेरे पूछा कि तो क्या वो खुश हैं? लेकिन नहीं, वो खुश तो नहीं है। बात यह है कि आप चौथे द्वार तक क्यों वेट करना चाहते हो। सबसे पहले तो ये बात है। एक डॉक्टर ब्रायन वेस आपने सुना होगा, ओनली लव इज़ रियल। इनफैक्ट ही इज़ अ पर्सन जिसकी वजह से मैं इतनी इंस्पायर हुई थी कि मुझे पास्ट लाइफ रिग्रेशन करना है, और इंटरनेशनल नेम है पास्ट लाइफ रिग्रेशन के। उसमें उनके बुक में भी उन्होंने बोला है कि आपके ये ऐसा है ना, बॉडी आपकी कार जैसी है, आप उसको मरम्मत करके चलाए जा रहे हो। सामने में एक नई कार खड़ी है, आप उसको इग्नोर कर रहे हो, आप बोल रहे हो मैं इसी में चलूँगा। पहली तो बात ये है कि हम लोग इतने अटैच्ड हैं बॉडी से। पहला लेवल का तो आंसर ये हुआ कि इस वजह से भी हम लोग कॉज कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये होती है कि कुछ सोल कॉन्ट्रैक्ट्स भी होते हैं। एक सोल कॉन्ट्रैक्ट नाम की चीज़ होती है जिसमें कि एक तो आपके कनेक्शंस होते हैं दूसरे सोल के साथ, दूसरी कि
जैसे अब आपको यूपीएससी का निकालना है तो आपको दिन रात तो पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। ऐसा तो नहीं है कि जैसे सामने वाली यूनिवर्सिटी में या घर के सामने वाले कॉलेज में नाम लिखा लिया उतना आसान तो होगा नहीं। सोल के लिए भी यही है कि आप जितने ज़्यादा डिफ़िकल्ट लेसन्स इस लाइफ टाइम में लेके जाओगे उतना ही ज़्यादा सोल एलिवेट होगी, वो उतनी जर्नी में आगे बढ़ेगी। जैसे जुलाई में जो जो अनफॉर्चुनेट इवेंट हुआ लास्ट ईयर, इतने लोग जल के मरे उसमें, इसमें मैक्सिमम वैसे लोग होंगे जिन लोगों ने इसके लिए अपना सोल कॉन्ट्रैक्ट रखा होगा कि ये एक्सपीरियंस भी हमें इस जन्म में ले लेना है। अब बॉडी को पेन सब कुछ समझ में आता है, लेकिन सोल के लिए वो एक ग्रोथ है। जैसे गेम में भी होता है ना, आप आसानी से थोड़ी, फर्स्ट लेवल तो बहुत इजी होता है, जैसे जैसे आप हायर जाओगे उतने मुश्किल होती जाएगी। तो पेनफुल डेथ इस वजह से भी होती है कि यू हैव साइंड अप फॉर इट। बाकी जो आप जैसे बोल रहे हैं 13 मंजिल से, अभी जो उन 3 लड़कियों की बात आई ना कि उन्होंने गेमिंग की वजह से ये सब जो किया, ये सब तो बहुत कुछ इंस्टेंट भी होता है। सोल का खुद का भी एक जैसे सोल आ रही है जीने के लिए, अब उसके तो पूरा उसने स्क्रिप्ट लिख रखा है कि ये अटेन करके जाना है। कभी कभी क्या होता है कि अब काफ़ी टाइम निकल गया, उस समय में कुछ अचीव करना था उसने किया ही नहीं, तो वो कभी कभी एज अ एक्सीडेंट हो जाता है या वो सुसाइड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है कि उस लाइफ टाइम को फिर कैंसिल ही कर दो, है ना, फिर हम लोग फिर से शुरू करते हैं। तो इस वजह से भी जो इस तरह की अनवांटेड डेथ्स होती हैं वो उस कारण से भी होती हैं। सो अरुणिमा जी, आपको क्या लगता होगा कि अभी जो रिसेंट का केस हुआ है जिसमें 3 लड़कियों ने, 3 बहनें थी, सिस्टर्स थी, उन्होंने 10वीं मंजिल से छलांग लगाई और वो मर गई। कहा तो ये जा रहा है कि वो कोरियन गेम खेल रही थी, मगर क्या कुछ और भी हो सकता है? कुछ इनकी पास्ट हिस्ट्री भी हो सकती है या कुछ पुराने जन्म के कोई ऐसे कर्म भी हो सकते हैं जिनके कारण ये सिनेरियो क्रिएट हुआ? देखिए, मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, स्पिरिचुअल रीजंस भी हो सकते हैं, इसमें सोशोलॉजिकल भी बहुत, एज बीइंग एन एजुकेटर आई हैव सीन पेरेंटिंग का जो एक शुरू से हम लोग, मतलब हमारी सोसाइटी इतनी अवेकेंड है ही नहीं। हम लोग इसको ना, एक दिन मैंने देखा एक गाय और बैल को बंधे हुए, मुझे लगा ऐसे क्यों घूम रहे हैं लोग। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि इनको क्योंकि प्रजनन करवाना है इसलिए इन लोगों को बांध के रखा है। फिर मुझे अचानक से ये ख्याल आया कि शादी भी तो ऐसी ही होती है ना, कंपलसरी है। हम लोग सब लोग सोच रहे हैं जैसे सिलेबस में है ना कि 10th पास करना है, 12th पास करना है, नौकरी लेनी है, शादी क्यों कंपलसरी है? अब शादी जो कंपलसरी है, सब लोग बोलेंगे बच्चा कब पैदा होगा, आपको बच्चा पालने आता है, कोई पेरेंटिंग कोर्स है नहीं। मैं उनको ब्लेम नहीं करना चाहती हूँ, आई एम श्योर बहुत ही पेन में होंगे वो लोग, बट यहाँ पर ये क्वेश्चन ज़रूर उठ के आता है कि स्पिरिचुअलिटी कितनी इंपॉर्टेंट है, अवेयरनेस कितना इंपॉर्टेंट है पेरेंट्स के लिए भी। सबसे पहली तो बात डेफिनेटली इन तीनों बहनों का, मतलब भगवान उनकी रक्षा करे जहाँ भी हैं वो, अब जिस भी लोक में है, लेकिन इन तीनों बहनों का डेफिनेटली एक सोल कॉन्ट्रैक्ट होगा साथ में। क्योंकि आप देखिए 12, 14, 16 साल के जो बच्चे हैं, ये तीनों एक साथ रहते थे, एक साथ, इनफैक्ट बोला जाता था टू अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम स्कूल भी जाना बंद कर दिया, है ना, और एक ही साथ खा रहे हैं, नहा रहे हैं, सब कुछ एक साथ कर रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशंस क्रिएट कैसे हुए? आपको जैसे अब जिसको स्पिरिचुअल अवेकनिंग में डालना है तो उस सोल के साथ एक चीज़ बहुत कॉमन होती है, उनको अलग कर दिया जाता है। जैसे जब मेरा भी ये फेज़ आया, मैंने खुद ही कॉन्शियसली स्टेप लिया था। मैं देहरादून के एक स्कूल में पढ़ाने चली गई बच्चों को लेके, और ऑटोमेटिकली फैमिली से अलग हो गई। ऑटोमेटिकली मुझे मेडिटेशन करने का मन करने लगा। तो वो ऐसी ही होती है कि आपके लिए यूनिवर्स वैसे सिचुएशंस बना देता है। तो इन 3 बच्चों की भी सिचुएशंस बन गए। ऐसे क्या सिचुएशंस थे घर में कि माँ बाप नहीं ध्यान दे पाए या मोबाइल फ़ोन वापस उनके पास आ गया। डेफिनेटली जैसा कि मैंने पहले भी बोला है कि टेक्नोलॉजी तो राहु ही होता है ना, तो वो आपको इल्यूजन्स क्रिएट करके देगा। इसमें एक और बात सोचने लायक ये है, क्योंकि कोई एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट तो उन्होंने अभी वो नहीं किया है, लेकिन हमारे चार्ट में भी पॉसिबिलिटीज़ होते हैं। हम लोग बोलते हैं कि घर के पास मेरे एक फैमिली है जहाँ, मतलब काफ़ी अच्छी फैमिली है जिसको बोलते हैं, यहाँ नहीं पटना में, तो बहुत रिस्पेक्टेड लोग, लेकिन उनमें जो सबसे छोटे वाले जो भाई थे, ही वेंट टू द जेल। अब सब लोग जजमेंट करते हैं। जब मैंने एस्ट्रोलॉजी पढ़ी, मुझे रियलाइज़ हुआ कि आप किसी को जज कर ही नहीं सकते। आपके चार्ट में कुछ ऐसे योग बने हैं, आप चाह के भी उसको, अंटिल कि आपको भगवान सामने आकर तो कुछ चीज़ें तो आपको झेलनी ही पड़ेंगी, कुछ कर्म आपको जीना ही पड़ेगा, वो कितना भी पेनफुल हो। तो चार्ट में भी कुछ ऐसे योग बनते हैं, और जो आपका कार्मिक है, जो हाईएस्ट लेवल का कार्मिक है, वो आपके सामने आएगा ही, और आप वो कर्म बैलेंस करें, यही आपके लिए बेहतर है। एस्ट्रोलॉजिस्ट को पता होता है, जैसे शादी वादी जब होती है तो
क्यों इतनी शादियां डिवोर्स में जा रही हैं? अगर एस्ट्रोलॉजर को आपने दिखा के किया तो शादी में डिवोर्स क्यों हुआ? एस्ट्रोलॉजर को पहले से ही पता है कि ये कार्मिक बंधन है और इस कार्मिक बंधन को इस जन्म में चुका ले ये इंसान, वो सबसे अच्छी बात है। तो बहुत सारी चीज़ें हमारे पास्ट लाइफ कर्मा से आती हैं जो आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। राइट। अच्छा, एक और भी चीज़ जहन में आती है, कई बार ऐसा देखा गया है कि जो लोग बहुत पाठ पूजा करते हैं या जो बहुत लोग कर्मों को मानते हैं, है ना, वो ऐसा, मगर उनकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा दुख होते हैं, वो सबसे ज़्यादा दुख झेलते हैं अपनी लाइफ में। और कई बार ऐसा देखा गया है कि घर में भी एक ऐसा व्यक्ति होता है जो पूजा पाठ भी करता है, मंदिर में जाता है, मगर सबसे ज़्यादा परेशान वो है अपनी लाइफ से। एक्चुअली इसमें दो तरह के लोग हो सकते हैं। एक तो मुझे लगता है कि पूजा पाठ इज़ नॉट एग्जैक्टली, मतलब आई वुड नॉट से कि जो पूजा पाठ कर रहा है वो स्पिरिचुअल होगा ही। मैंने ऐसी भी लेडीज़ को देखा है 3-3 घंटे पूजा पाठ करने के बाद सीधे फ़ोन उठा के अपनी बहू के बारे में हर जगह सबको बताना। तो ये एक हिपोक्रेसी भी हो सकता है कि आप दुनिया को दिखाने के लिए सब कर रहे हो या खुद को दिखा रहे हो। बहुत लोग तो खुद को भी दिखा रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली खुद को ही नहीं जानते, खुद को दिखा रहे कि मैं तो बहुत। दूसरा ये होता है कि हाँ, हम लोग बोलते हैं कि बहुत अच्छे लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं। ये वही वाली चीज़ है कि आप गेम में बहुत ऊपर जा चुके हो, अब आपका हाई लेवल PhD के लेवल पर पहुंच गए, तो आपकी लाइफ आसान तो नहीं हो सकती। अब आप देखिए कितने सारे मतलब जो इतने बड़े बड़े जो सेजेस हैं, कैंसर अट्रैक्ट कर लिया या फिर मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन अट्रैक्ट कर लिया इन लोगों ने। क्यों? क्योंकि एक तो ये एक लर्निंग एक्सपीरियंस है, क्योंकि आपको एक जैसे बोलते हैं सर्टिफिकेशन, एक लेवल का सर्टिफिकेशन है, आप ऊपर जा रहे हो। दूसरी कि आप बहुत सारे कर्म को इकट्ठा करके एक जन्म में आ रहे हो, इसको सबको झेल के चले जाएंगे। अगर ये कोई नया सोल करेगा तो वो डेफिनेटली सुसाइड के मोड में जाकर अपने आप को ख़त्म कर लेगा। लेकिन जितनी ज़्यादा ओल्ड सोल्स होती हैं, जितने ज़्यादा मास्टर सोल्स वो बनती जाती हैं, वो उतने ज़्यादा कष्ट को लेकर आते हैं। एक मेरी मेंटी आई जिनको अपनी माँ से ही प्रॉब्लम्स हैं। उनकी माँ ने ऐसे ऐसे कष्ट दिए जो मैं बोल भी नहीं पाऊँगी, मतलब अनबिलीवेबल, है ना। लेकिन अभी आज जो वो कर रही हैं, शी इज़ अ सोशल वर्कर, और जिस तरह से वो सर्व कर रही हैं, पैसे की उनको बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन वो कभी देने से के पहले सोचती ही नहीं है। तो ये भी है ना, एक दिस इज़ वन पॉइंट ऑफ व्यू दैट पीपल आर नॉट थिंकिंग। हम लोग सोच रहे हैं कि दुनिया में आए हैं तो एक पिकनिक के जैसा पैसे खूब रहे, बड़ा सा घर हो, लेकिन आप ये वर्ल्डली सक्सेस के बारे में सोच रहे हो। एक स्पिरिचुअल भी सक्सेस है। आप कितनी जल्दी अपनी जर्नी ख़त्म करके वापस आत्मा परम आत्मा में कब मिलेगी, ये यहाँ आने के बाद लोग भूल जा रहे हैं। राइट। वो अक्सर कहते हैं ना कि जब हम वॉर्म में होता है, बच्चा वॉर्म में होता है, तो बहुत सारे ईश्वर को कमिटमेंट कर बैठता है कि मैं जब बाहर आऊँगा तो मैं ये करूँगा, वो करूँगा, मगर वो सब फिनिश हो जाता है, वो भूल जाता है, वो दिमाग से निकल जाता है उसके, और वो कुछ ऐसे कर्म कर बैठता है कि वापस वो इस चक्र में घूमता रहता है। राइट। अरुणिमा जी, बहुत से लोग अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाते हैं, वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन में जाते हैं, थेरेपी में जाते हैं, मगर उनको अपनी पास्ट लाइफ दिखती ही नहीं है, ऐसा भी होता है? इसके बहुत सारे कारण हैं। मुझे लगता है मैंने इतने सारे लोगों की रिग्रेशन की, बस 2 लोगों का रिग्रेशन नहीं हो पाया। तो एक तो उन पे जाने के पहले हम लोग ये समझ लें कि आप जिस थेरेपिस्ट के पास जा रहे हो, क्योंकि ना आज जैसे इंग्लिश टीचर्स, आप इंग्लिश टीचर की बात करें ना, इंग्लिश टीचर क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे भी इंग्लिश टीचर जिनको खुद ही इंग्लिश नहीं आ रहा है। आप जाके बहुत सारे इंग्लिश टीचर्स मैंने ऐसे देखे, दे आर नॉट पैशनेट, मैथ्स पढ़ा रहे हैं लेकिन मैथ्स के लिए पैशनेट नहीं है। वैसे ही हीलर्स भी होते हैं, वैसे ही थेरेपिस्ट भी होते हैं। तो ये इस साइड का भी एक प्रॉब्लम है कि जो थेरेपिस्ट आपके सामने आया है, क्या वो सच में उसका ये सोल पर्पस है या वो पैसे कमाने के लिए कर रहा है। मैंने 3-4 लोगों से सीखा है पास्ट लाइफ रिग्रेशन अंटिल इट वेंट टू इंटरनेशनल लेवल। जो पहले ही बार मैंने सीखा था, मैं कॉन्फिडेंट नहीं थी, जो मेरे मेंटोर थे वो कॉन्फिडेंट थे। उन्होंने बोला कि अरुणिमा, आप 1 वीक के अंदर एक सेशन कर लो। तो मेरा एक है मेंटोरिंग ग्रुप, उस पर मैंने डाला, 20 लोगों ने साइन अप कर लिया, और पहले ही सेशन से मैं ऐसे क्योंकि ये कार्मिक चीज़ है तो फ्री में तो कर नहीं सकती थी। 20 में से बस 1 इंसान को नहीं दिखा पास्ट लाइफ, वो भी एक अकाउंटेंट थे, उनका कॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिव था, लेकिन बाकी सबको दिखा। वो लोग आज तक थैंक यू बोल रहे हैं। तो एक तो होता है कि जो गुरु है आपका या जो मेंटोर है, आप उसको बस थेरेपिस्ट की तरह मत समझिए, ठीक है, वो भाई आपके कर्म के साथ डील कर रहा है। सेकेंड होता है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको आपके स्पिरिट गाइड्स के साथ मेडिटेशन करना, उनको रिक्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है कि आप प्लीज़ मुझे हेल्प करिए पास्ट लाइफ में जाने के लिए, या आपके इष्ट देव जो। तो ये आपको 1 रात पहले तक, कम से कम 3-4 रातें तो आपको करनी ही चाहिए।
क्योंकि बहुत बार जिन लोगों का जैसे एक अभी पिछले वीक हुआ तो एकदम अनबिलीवेबल प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, मेरा लैपटॉप खुद से बंद हो गया, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो मैंने उनको कॉल करके बोला कि आपने स्पिरिट गाइड्स मेडिटेशन किया था? ओह मैं करना भूल गई थी। मैंने कहा अभी आप करो, उसके बाद ही हो सकता है, उसके बाद स्मूथली। तो आपके पास कोई है गार्जियन, है ना, जो आप देख नहीं पा रहे हो, वो गार्जियन आपको हेल्प कर रहा है, वही गार्जियन आपको बोल रहा है कि आप दुनिया के लिए क्या करोगे, पॉडकास्ट करके आप इन्फॉर्म करोगे। तो एक तो स्पिरिट गाइड्स के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात ये होती है कि शायद अभी आपका वो टाइम आया नहीं है देखने का, है ना, तो जब टाइम नहीं आया होता तो आप नहीं देख सकते हो। उसके अलावा एक टेक्निकल प्रॉब्लम ये होता है जो मेरे उस मेंटी के साथ हुआ था कि कॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिव अगर रहेगा, क्योंकि ये सब कॉन्शियस माइंड में होता है इन्फॉर्मेशन। अगर आपका कॉन्शियस माइंड, जैसे वो अकाउंटेंट के बारे में आपको मैंने बताया था, अब वो इतने नंबर्स में डील करते हैं, या फिर कोई बहुत एक्साइटेड हो, माय गॉड क्या देखने वाली हूँ मैं, तो आपका कॉन्शियस माइंड सोचता जा रहा है, सोचता जा रहा है। ये सिचुएशन में भी लोग पास्ट लाइफ फिर नहीं देख पाते हैं। साइकिक मीडियम और एक आम इंसान, नॉर्मल पर्सन, इन दोनों में क्या फ़र्क है? एक रिसर्च हुआ था, आई थिंक अमेरिका में कहीं हुआ था, उसमें पता चला कि 80% लोग सुपर पावर्स हैं खुद में। अच्छा। जी लेकिन प्रॉब्लम ये होता है ना कि अब आपके पास आईफोन है, आपके पास स्मार्टफोन है, आप उसमें से बस कॉल ही कर रहे हो, ये वाली चीज़ है। आपके पास वो सातों चक्र हैं जो साइकिक मीडियम के पास है ना, और आप अपने थर्ड आई को यूटिलाइज ही नहीं कर रहे हो। जैसे टैरो रीडिंग करने के बहुत पहले मुझे बहुत सारे आंसर्स मिलते थे। जैसे आप अभी भी आज आप ट्राई करके देखिएगा, अगर आप 10 मिनट शांति में बैठते हैं और एक सवाल पूछ के आप अपने माइंड से सोते हैं, आपको कल सुबह में वो सवाल का जवाब मिल जाएगा। या तो आप सुबह उठेंगे उस जवाब के साथ, या तो आप जैसे ही पहले बार फ़ोन खोलेंगे तो कोई वीडियो या कोई इंसान आपको आके बता ही देगा वो जवाब। वी ऑल हैव दिस कैपेबिलिटी। साइकिक मीडियम के साथ क्या होता है कि साइकिक मीडियम को ये रास्ता क्लियर कट समझ में आ जाता है कि मेरे बॉडी को हेल्दी रहना ज़रूरी है, मुझे साइलेंस में बैठना ज़रूरी है, और किन लोगों के साथ मैं कनेक्ट कर सकती हूँ, जैसे एंजल्स होते हैं या जो भी, आप किन के साथ कनेक्ट करके इस विजन को और क्लैरिटी में ला सकते हो। बस इतना ही फ़र्क होता है कि साइकिक मीडियम उस चीज़ को प्रैक्टिस ज़्यादा कर रहे हैं, और जो नॉर्मल लोग हैं उसके बारे में या तो जान ही नहीं रहे हैं, सुन के भी बोल रहे हैं कि ये तो सच नहीं है। बहुत लोग होते हैं ना, बोलते हैं कि टैरो सच नहीं होता, इसमें जवाब सच नहीं होता। लोग बोलते हैं, हाँ। तो या तो आप उस लेवल पर हो, तो फ़र्क ज़्यादा नहीं होता है, फ़र्क बस प्रैक्टिस का होता है। जी। एक आत्मा जब वो धरती पे आती है तो क्या वो अपने पेरेंट्स या अपने माँ बाप वो खुद चुनती है? एक्चुअली आत्मा जब आती है तो वो अपनी माँ को चुनती है। आत्मा आने के पहले ही, जैसे मेरे बच्चे हैं दोनों, ठीक है, तो उन्होंने पैदा होने के पहले उनको मल्टीपल ऑप्शंस दिए जाते हैं आत्मा को कि आपको ये चीज़ें अटेन करनी है इस लाइफ टाइम में, और ये सोल्स हैं जो आपकी माँ के जैसा ऑपरेट कर सकती हैं। तो वो माँ की जर्नी देखकर अपना फ्यूचर लाइफ, और ऑब्वियसली फिर माँ पर डिपेंड करता है कि वो आगे क्या करती है, क्योंकि माँ के भी लाइफ में बहुत कुछ पहले से डिटरमाइंड है ना कि ये सारे लेसन्स मुझे लेने हैं। तो आत्मा माँ को चूज़ करती है पहले। अरुणिमा जी, जैसे आपने भी अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया था, तो आपने फर्स्ट PLR कब किया और आपने अपनी पास्ट लाइफ कब देखी? फर्स्ट मतलब अगर थेरेपी की ना बात करें तो मुझे लगता है कि 5 साल हो गए। यही जो मैं ट्विन फ्लेम के बारे में आपको मैंने बताया था, तो उस समय मुझे समझ नहीं आता था कि ऐसा क्या हुआ कि मैं इतनी बदल गई। तो जब, और उस समय मैं रेकी भी कर रही थी, रेकी मास्टर थी मैं ऑलरेडी, टैरो रीडिंग कर रही थी, एंजल हीलिंग कर रही थी। तो इसका जवाब मुझे एक मेडिटेशन में मिला, ठीक है। और जो मेरे ट्विन फ्लेम थे, ही वॉज ऑल्सो माई फैमिली मेम्बर इन दिस लाइफ टाइम हु डाइड ईयर्स अगो। तो मैं बहुत ही छोटी थी। तो ये जब पहली बार मुझे दिखा तो मुझे विश्वास नहीं हुआ, लॉजिकली, जब क्योंकि मैंने पास्ट लाइफ में किया नहीं था। फिर धीरे धीरे करते करते एक आध विजन जो थे ना, मुझे एक 11-12 साल की उम्र में भी एक विजन आता था, वो विजन बहुत फ्रीक्वेंट होने लग गया। तब जाके मुझे ऐसा लगा कि ये मतलब मेडिटेशन का असर है, क्या है। तब मैंने जाके पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाया। ये सारी चीज़ें फिर मैंने क्लियर देखी, और अभी प्रेजेंट लाइफ के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस किए, जिसको बोलते हैं कि मेरा रिग्रेशन 5-6 घंटे चला। तो बहुत सारे जब जवाब आने लगे, दिस इज़ लाइक 5 years ago, 4-5 years ago, तब जाके मुझे लगा कि नहीं, ये ऐसे छोड़ने वाली चीज़ नहीं है, मुझे भी सीखना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें प्रॉमिस हो रही थी, जैसे कि आपके 6 महीने में ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा, लिटरली ख़त्म हो गई।
कुछ कुछ ऐसी चीज़ें जो मैं पूरी ज़िंदगी से फाइट कर रही हूँ, लाइक माई डिवोर्स एंड थिंग्स लाइक दैट, आई वॉज इन अ वेरी वेरी पेनफुल स्टेट दैट टाइम। लेकिन वो सारी चीज़ें जब सॉल्व होने लग गई, तो होता है ना कि आपको सामने से रिजल्ट मिल रहा है, तो मैंने सोचा कि जब ये इतना पोटेंट है तो मुझे भी सीखना चाहिए, मुझे भी लोगों को हेल्प करना चाहिए। तब जाके मैंने थेरेपी सीखी और फिर खुले हाथ से, जिसको बोलते हैं, करना शुरू कर दिया। अरुणिमा जी, ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग क्या होती है, इसके बारे में आप बताइए। ओके, तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग को समझने के पहले आपको ये टर्म, जो मैट्रिक्स, हमारे ज़माने का जो मूवी था मैट्रिक्स, मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स होता है कि मैट्रिक्स तो एक जाल होता है ना। अब आप कोरे भगवान के यहाँ से आए, ठीक है, वही जो आपने बोला ना कि जब आत्मा वूम्ब में होती है तब तो बहुत सारे प्रोमिसेस करती है, आगे भूल जाती है। ये इफेक्ट होता है मैट्रिक्स का, कि आपको एक ऐसी दुनिया में डाल दिया जाता है जहाँ की भगवान ने तो आपको कुछ सिखा के भेजा था, अब ये दुनिया ऑपोजिट चल रही है ना। जितनी रूल्स जो दुनिया की हैं, दे आर दी ऑपोजिट रूल्स। अगर आप भगवान के पास जाना चाहोगे ना, आपको ऑपोजिट काम करना पड़ेगा। बिल्कुल, है ना। तो वैसी वाली चीज़ है कि अब आप मैट्रिक्स में आए। अब जैसे मैं छोटी सी बच्ची, मुझे सिखाया गया कि सबकी बात सुननी है, आपको सब लोग पसंद करें, ये बहुत ज़रूरी है। मैं गुड गर्ल मुझे होना पड़ेगा। कॉन्वेंट में पढ़ाया गया, ठीक है, कि कम बोलो, तेज़ मत बोलो, और टॉपर भी हूँ तब भी। जब शादी हुई तो शादी के बाद चुप ही बैठ गई। बहुत सारी चीज़ें हमें सिखाई जा रही हैं जो इस सोसाइटी के लिए इतनी ज़्यादा डेंजरस हैं। उसके बीच में क्या होता है ना कि आपको बहुत ज़्यादा पेन दिया जाता है। जैसे एक आर्ट टोल, जिनकी इतनी सारी बुक्स हैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग पर, ये ऑल्सो सेज कि अराउंड द एज ऑफ 29 उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वर्क प्रेशर, फैमिली प्रेशर, सब कुछ। एक दिन क्या हुआ कि वो इतने प्रेशर में थे कि वो बेहोश हो गए। है ना। कुछ लोगों के साथ एक ही साथ हो जाता है, और जैसे मेरे जैसे लोगों के साथ 6-6 महीने हम लोग पड़े रहते हैं उस डिप्रेसिव स्टेट में। फिर अचानक से ना, एक जैसे होता है ना कि फिर डॉन, आपके सामने अचानक से नया सवेरा आता है। फिर आपको सब चीज़ें क्लियर कट दिखने लगती हैं कि ये तो इसलिए किया जा रहा है। तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग वो होती है, वो एक, जैसे दवाई भी कड़वी होती है ना, तो वो एक आपके कॉन्शियसनेस का स्टेट आपको जगाता है, आपका सोल। जैसे मैंने बोला, डिवोर्स के थ्रू, ट्विन फ्लेम जर्नी इज़ वन ऑफ देम। बहुत पेनफुल जर्नी है। लोग खोजते हैं अपना ट्विन फ्लेम। मैं बोलती हूँ कि भाई प्लीज़, इससे ज़्यादा पेनफुल आपको कोई कनेक्शन हो नहीं सकता है। तो ये सारी चीज़ों के थ्रू आपको दर्द देने के बाद जब आप अकेले बैठते हो फाइनली, तब आपको पहले बार समझ में आता है कि जो मैं इतने साल से जी रही हूँ वो सब झूठ है। अब मैं बोल दूँ कि भाई मैं स्पिरिचुअल मेंटोर हूँ, या मैं राइटर हूँ, या स्पीकर हूँ, लेकिन इसके बियॉन्ड मेरी एक और असलियत है ना, जो कोई नहीं जानता है, जो बस मैं लिव कर रही हूँ। मैं रोज़ के लेवल पर थोड़ी एक राइटर के रोज़ ही राइटिंग कर रही हूँ। तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग वो होती है जो आपको अपने सेल्फ नॉलेज तक लेकर जाता है। वो जो इनर जर्नी है ना, वो वहाँ से स्टार्ट होती है। और ये जनरली स्टार्ट होता है एक क्वेश्चन से, वाई मी, मेरे साथ क्यों हुआ। कोविड के टाइम मैं लिटरली, जिसको बोलते हैं 2-3 महीने, बस टाइम ट्रैवल, रेट्रो कॉजालिटी, क्वांटम शिफ्ट, यही सब बुक्स पढ़ रही थी। क्योंकि मुझे लग रहा था मैंने गलती कहाँ किया। एक्चुअली मैं बहुत अच्छी बेटी थी, मैं टॉपर थी, मैं लीडर थी, मैंने ये किया, मैंने वो किया, सबकी बात सुनी। उसके आज मैं बोल सकती हूँ, उस चीज़ का जवाब दे सकती हूँ कि यही सब कारण थे मेरे दुख के। तो उस समय वाई मी, मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मैंने तो सारा स्क्रिप्ट जो था वो फॉलो किया, तो स्क्रिप्ट ही गलत थे। यही वाली बात है ना कि रूल्स कौन बना रहा है। अब जब अंग्रेज यहाँ पे थे तो अपने रूल्स बना रहे थे, तभी तो जो लोग रिबेलियन थे, जो हमारे देश के लिए लड़ रहे थे, वो लोग जेल में थे, है ना। तो सही लोग जेल में हैं और गलत लोग रूल्स बना रहे हैं। ये वैसी वाली चीज़ है कि आपकी आंखें खुल जाती हैं। स्पिरिचुअल अवेकनिंग कोई एक दिन की बात नहीं है, आपको महीनों लग जाते हैं, लेकिन यू फाइनली कम टू द रियलाइजेशन कि ये मैट्रिक्स है, हम लोग बंधे हैं। और उसके बाद आपकी एक नई पेनफुल जर्नी शुरू होती है, अपने आप को करेक्ट करते रहना। कि जैसे आपके सामने से, उसके बाद नेक्स्ट क्या हुआ कि मैं जहाँ काम कर रही थी वहाँ मैं मैक्सिमम काम कर रही थी, स्कूल का पूरा पिक्चर मैंने बदल दिया था। और फिर मेरे अंदर एक आवाज़ आई, आई नीड प्रमोशन। तो और आदत थी नहीं हमेशा मैं अच्छी एकदम कि नहीं मैं तो बहुत ही सेल्फलेस। तो अपने बॉस के सामने जाके बात किया मैंने, और पहले 5 सेकंड डर लगा होगा, उसके बाद बातें निकलती गई। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि सच में हो रहा है। तो ये वाली चीज़ है कि फिर आपको पहले तो आपको आपके सामने खोला जाता है कि सुनो ये सब झूठ था। और अब जब आपको फिर एक्शन लेना पड़ता है, तभी वो आपकी जर्नी आगे बढ़ पाती है कि एक्शन लेके कि भाई अवेकेंड हो आप, अब आप आगे बढ़ो। अरुणिमा जी, बहुत लोग बीमारियों से पीड़ित रहते हैं, बीमारियों में रहते हैं, लंबी लंबी डिसीज उनको रहती हैं, वो बेड रिटन हो जाते हैं, उठ नहीं पाते हैं। तो उनका ये जो बीमारियों वाला जो फेज होता है, क्या ये भी उनके पास्ट कर्मास की वजह से होता है?
पास्ट क्या, इनफैक्ट आपके प्रेजेंट कर्मा की वजह से भी होता है। पास्ट कर्मा के हिसाब से जैसे मैं बताऊं, अब बीमारी या जो भी ये जो पेन, फिजिकल पेन है ना, अभी 2 महीने पहले मैंने किसी को रिग्रेस किया। दैट लेडी सेड, मतलब आई एम श्योर हमारा दुख बहुत बड़ा है, हमारे लिए, सबके लिए आपका दुख सबसे बड़ा है। शी बिगन विद सेइंग कि 4 साल की उम्र में मेरा पूरा हाथ जल गया है ना, और इतने पेन मिले मुझे, और यू नो ऑफ एंड ऑन कट्स, ब्रूजेस, जलना, ये सब मेरे लाइफ में कॉमन है। एक पास्ट लाइफ में पता चला कि 1000 साल से भी ज़्यादा पहले वो किसी विलेज में रहती थी, और वहाँ का के जो लीडर थे उनकी वो मतलब शी वॉज अ सन, ठीक है। 14-15 साल की उम्र में इस लड़के ने, उनका जो पास्ट लाइफ वर्जन है, पूरे गांव को जला दिया, पूरे गांव को जला दिया, जिसमें 30 to 40% लोग मर गए। अनबिलीवेबल एज इट इज़, 30 to 40% मर गए। ये अपने ईगो में इसने ऐसा काम किया, पूरी ज़िंदगी गिल्ट में गुजारी ऑब्वियसली। लेकिन फिर हम लोग पूछते हैं सवाल बहुत ही इनोसेंटली, मेरे खुद के ऐसे पास्ट लाइफ है कि मतलब मैं बहुत शौक में रही हूँ वो सब देखकर। तो बात ये है कि एक तो आपके पास्ट लाइफ से इस तरह की चीज़ें आती हैं, दूसरी कि अभी आपके प्रेजेंट लाइफ के इमोशंस, आप लुइस हे के बारे में पता कर सकते हैं। लुइस हे की 2-3 बुक्स हैं, एंड शी क्लियरली टेल्स यू द रीज़न ऑफ एवरी डिजीज़। जैसे थायराइड है, थायराइड बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, मुझे भी है। तो जब मुझे स्टार्ट हुआ था, इट वाज आफ्टर 2-3 मंथ्स ऑफ माय मैरिज। थायराइड यहाँ थ्रोट चक्रा में होता है ना, ये थायराइड ग्लैंड है। जैसे ही आपको ऐसा लगने लगा कि अब मैं बात नहीं कर पा रही हूँ, मैं अपनी बात ही नहीं बोल पा रही हूँ, थायराइड घर करने लगता है। तो आपके इमोशंस, आपके प्रेजेंट के जो कर्म है, हम लोग सोच रहे हैं कर्म बस होता है कुछ करना, ये एक्शन नहीं है बस। साइलेंस इज ऑल्सो एन एक्शन। अपने लिए नहीं बोलना भी बहुत बड़ा एक्शन है। तो मन, वचन, कर्म, आप क्या सोच रहे हो, आप क्या बोल रहे हो, आप क्या एक्शन ले रहे हो, ये सारा कुछ आपका प्रेजेंट लाइफ का कर्मा भी बहुत। हम लोग बोलते हैं ना कि हार्ट अटैक कैसे हो गया, कैंसर कैसे हो गया, ये सबका आंसर है। लोग बिलीव नहीं करना चाहते हैं। मेडिकल साइंसेस भी ठप पड़ जाएंगी शायद अगर ये इस तरह से हीलिंग होने लग जाए। मुझे एक माइग्रेन का बहुत मेजर इशू था, ठीक है। वो माइग्रेन को मैंने हीलिंग से ही सॉल्व कर दिया। अब मुझे शायद साल में 1-2 बार होता होगा, पहले वीक में 1-2 बार होता था। तो ये सबका है जिसको बोलते हैं निवारण, स्पिरिचुअलिटी हैज़ इट। लेकिन मतलब आपके प्रेजेंट लाइफ, पास्ट लाइफ दोनों से कनेक्टेड है। आपने स्पिरिचुअल की बात करी, स्पिरिचुअलिटी की बात करी है, तो जो लोग स्पिरिचुअल हो जाते हैं तो क्या उनको सब कुछ छोड़ देना चाहिए? उनको घर गृहस्थी से दूर हो जाना चाहिए? क्या वही स्पिरिचुअलिटी है? इसमें ना मुझे एक छोटी सी स्टोरी याद आई है, मैं आपको बताती हूँ। ये स्टोरी मैंने बहुत पहले पढ़ी थी, और अब जब स्पिरिचुअलिटी में घुस गई तो मुझे एक नंदन करके मैगजीन आता था बचपन में हमारे, तो उसमें दिखाता है कि एक आदमी है जिसकी बीवी मर गई। वो बहुत प्यार करता था और उनका एक 4 साल का बच्चा भी था। तो उसको मन ही नहीं लगा, उसको लगा कि मैं मर जाऊंगा इसके बिना, इससे अच्छा है कि मैं हिमालय पर चला जाता हूँ। बच्चे को उसने अपने बड़े भाई और भाभी को दे दिया। भाभी ने बोला हाँ मैं बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगी। वो चला गया। ऐसे 3-4 साल तक बहुत मेडिटेटिव स्टेट में रहा, और फिर भी जिसको बोलते हैं कि रेस्टलेसनेस कहीं ना कहीं थी। वो जो एक तेज होता है ना, एक मेडिटेशन करने के बाद लोग बोलते हैं कि वो दिखता है। वो ऐसा नहीं है कि आप एकदम बहुत बॉलीवुड एंटिटी दिखोगे, लेकिन आपकी प्रेजेंस फील होती है। तो उनके गुरु ने बोला कि कुछ तो है जो तुझे खाए जा रहा है। तो उसने बोला कि पता नहीं क्या है, मुझे शांति नहीं मिल रही। तो गुरु ने पूछा कि तुम आए क्यों यहाँ? तब इसने सारी कहानी बताई। फिर गुरु ने पूछा कोई बच्चा भी था क्या शादी से? तो बोलता है हाँ बच्चा है, 4 साल का था उस समय। तो उसने पूछा कि अब क्या उम्र होगी? तो बोलता है कि वही 7-8 साल होगी। तो बोलता है कि तुम वापस जाओ, क्योंकि वो बच्चा तुम्हें बुला रहा है, वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो तुम्हारा कर्म है इस जन्म का। तुमने कैसे उसको छोड़ दिया? अब वो जब वापस गया, वापस अपने गांव में गया, उसने सोचा कि भाई मेरे भैया भाभी मुझे इतना प्यार करते हैं, मेरे बच्चे का तो ज़रूर ही ख्याल रखा होगा। जाते ही दूर में एक थोड़ा गार्बेज का वो आइलैंड टाइप का बना हुआ था। उसने देखा कि वहाँ पर एक बच्चा खेल रहा है, गंदगी में खेल रहा है, वहाँ पर कुछ कुत्ते भी हैं, गंदे हैं। वो आगे बढ़ गया। फिर उसने पीछे देखा, उसको लगा मैं इसको जानता हूँ, वो उसका अपना बच्चा था। जब वो घर गया, घर में देखा कि सब कुछ उतना ही साफ़ सुथरा, सब लोग उतने ही सुंदर, खाते पीते लोग दिख रहे हैं, और उनके बीच में उनका बच्चा इतना मैल ट्रीटेड जिसको बोलते हैं। उसके बाद उसने वो सारी प्रैक्टिसेस पहले साइड की और पहले अपने बच्चे को देखा। तो ये जो हम लोग बोलते हैं ना, अब गौतम बुद्ध का जब हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, सबसे पहले तो गौतम बुद्ध को हम लोग सोचते भी कि वो विष्णु दशावतार में से एक है। सबसे पहले तो ये बात। दूसरी बात कि
गौतम बुद्ध भी उसके बाद वापस लौटे थे लोगों का भला करने के लिए। उनकी बीवी, उनके बच्चे भी उनको फिर उन लोगों ने ज्वाइन किया। आप नहीं भाग सकते अपने कर्म से। अब मैं इस जन्म में 2 बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर आई हूँ, तो भले ही मैं कितना भी चाहूँ कि मैं हिमालय पर भाग जाऊँ, राइट, ये मुझे शांति कभी भी नहीं देगा। जो कर्म है आप उसको निभाओ। ये पुराने ज़माने जैसा नहीं है ना। अब आपको, अब लाइफ हैज़ चेंज्ड ड्रास्टिकली। तो आप, ये बिल्कुल भी इसका मतलब नहीं होता है कि आप छोड़ के सब कुछ भाग सकते हो। आपको यहीं रह के मेडिटेटिव स्टेट भी मेंटेन करना, यहीं रह के कर्म भी निभाने। स्पिरिचुअलिटी, प्यार, शादी या पेन, जिंदगी में दर्द होते हैं, इनको कैसे समझती है? देखिए, सबसे पहले तो शादी की बात करते हैं। स्पिरिचुअलिटी में शादी का मतलब होता है अनफिनिश्ड बिजनेस। आपका इसके साथ अभी बहुत मेजर कर्म बाकी है, राइट, जिसको कि आप निभाने के लिए इस जन्म में पूरे जिंदगी भर साथ रह के, या तो एक दूसरे को, क्योंकि बहुत कम ही या तो प्यार से रह लो या झेल लो। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो एकदम क्लियर है कि मतलब ये आप जैसे सोलमेट्स बहुत कम ही शादी में आते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कार्मिक बंधन ही होते हैं। तभी इतने सारे प्रॉब्लम्स भी हैं ना। 20 ईयर्स ऑफ टुगेदरनेस के पीछे 20 ईयर्स ऑफ पेन भी होता है। तो सबसे पहले तो ये अनफिनिश्ड बिजनेस होता है। दूसरा, आपने पूछा कि प्यार को कैसे समझता है, दर्द को कैसे समझता है। स्पिरिचुअलिटी में दर्द बहुत इंपॉर्टेंट है। ये गौतम बुद्ध ने भी बोला था कि दर्द इंपॉर्टेंट है, सफरिंग नहीं, है ना। कि दर्द तो आपको होगा, लेकिन अगर आप उस दर्द के बारे में हमेशा सोचते रहोगे, जैसा कि हमारा माइंड है ऑलवेज फोकस्ड ऑन नेगेटिव्स, तो फिर आप सफ़र करोगे। सफरिंग इज नॉट ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है समझना कि आपका जो पार्टनर है वो सोलमेट है या आप बस झेल रहे हो या कोई पास्ट कर्मा है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लोग नहीं समझ पाते हैं। जो लोग समझ पाते हैं शायद उनकी लाइफ स्मूथ हो जाती है, क्योंकि वो एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने लगते हैं। अदरवाइज तो आधे से ज़्यादा मतलब पास्ट कर्मा की वजह से ही जुड़े होते हैं लाइफ में। जी। तो दर्द जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मैंने अवेकनिंग के बारे में बोला था कि दर्द जो है ना वो आपको वापस लाता है। ये रियलिटी है ना। कि आप ये रियलिटी जी भी रहे हो या नहीं, या फिर अपने ही वर्ल्ड में खोए हुए हो। जैसे शादी में भी होता है ना, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रिटेंशन में जी रहे हैं। ये एक रोल है लड़के का, ये एक रोल है लड़की का। जो आपको कोर्टशिप पीरियड, अगर 6 महीने भी कोर्टशिप पीरियड दे दिया जाए, ये लोग प्रिटेंड ही करते रह जाएंगे कि मैं तुम्हारी माँ की सारी बातें सुनूंगी और बहुत अच्छा खाना बनाऊंगी, और लड़के का कि आई एम देयर फॉर यू, अब मजनू और ये मैं ही हूँ। बट जैसे ही ये लोग शादी में बंध जाते हैं, फिर असलियत तो बाहर आनी है। तो ये वाली बात है कि आप ना ये जो ड्रामा स्टेज पर से आप नीचे उतर जाते हो और फिर रियलिटी जीते हो। तो स्पिरिचुअलिटी में जब आप दर्द की बात करते हो, तो दर्द आपको रियलिटी में लाता है। और जब प्यार की बात करते हो, कल मैंने एक पोस्ट किया लिंक्डइन पे अबाउट रियल लव, ठीक है। तो मैंने आखिरी में लिखा कि ये स्टोरी महादेव और माँ सती की है, लेकिन उनकी क्या स्टोरी है? आखिर उनकी भी यही स्टोरी थी ना कि इतने पूरी सृष्टि को बनाने के बाद माँ सती शी रीइंकार्नेटेड थ्रू दक्ष, जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे, उनकी बेटी बन के पैदा हुई, और बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान की तरह, है ना। और शिव जी जिनको बोलते हैं वही डिवाइन मैस्कुलिन ट्विन फ्लेम्स, बिकॉज दे आर द अल्टीमेट ट्विन फ्लेम्स। तो शिव जी ने उनको कभी अप्रोच नहीं किया, बट ये जिसको बोलते हैं मोहित होती गई। और जब इनकी शादी हुई भी तो इनके पिता ने इसको सपोर्ट नहीं किया। बहुत बदनामी झेलनी पड़ी माँ सती को, कोई और शादी करने के लिए तैयार नहीं था। एस्ट्रोलॉजी बोल रहा है कि बस इनकी शिव से शादी हो सकती है। बहुत प्रॉब्लम्स हुए। अल्टीमेटली एक जो बड़ा यज्ञ हुआ जो दक्ष ने किया बाद में, उसमें शिव जी को और माँ सती को बुलाया ही नहीं गया। लेकिन माँ सती एक बेटी होने का हक निभाने के लिए वहाँ चली गई। और जो दक्ष थे, ही वाज सो एरोगेंट, इतना एटीट्यूड था कि उन्होंने वहीं इंसल्ट किया कि तुम्हारा पति ऐसा है, ये है, वो है। उन्होंने आत्मदाह कर लिया, अपने आप को अपनी ही शक्ति से जला दिया। ये देखने के बाद शिव जी ने आके उनको पनिशमेंट दिया, वो अलग बात है। बट उसके बाद शिव नहीं रहे। जिसको बोलते हैं कि एक नॉर्मल इंसान जैसे हम लोग दिखाते हैं जो हार्ट ब्रोकन होता है, वो अपनी डिविनिटी खो चुके थे काफ़ी लंबे टाइम तक, जिसको बोलते हैं कि हज़ारों साल तक वैसे ही पड़े हुए हैं। लोग उनको पागल बोल रहे हैं, इंसान। तो प्यार और दर्द का बहुत ही क्लोज कनेक्शन है। हम लोग सोचते हैं ना आजकल की दुनिया में जो सिचुएशनशिप और फ्रेंड्स में भी बेनिफिट्स खोज रहे हो और ये सब, जो दिस इज जस्ट अ टाइम पास। अपने आप से आप भाग रहे हो, क्योंकि आप अपने आप से भाग रहे हो, इसीलिए दूसरे को तो आप क्या ही खोज पाओगे। तो सबसे पहले तो आप अपने आप को खोजो, फिर आपको पता चलेगा कि अनकंडीशनल लव क्या होता है, इतने दर्द के बावजूद दूसरे को प्यार देना क्या होता है। राइट। तो ये स्पिरिचुअलिटी का ही कॉन्सेप्ट है लव, जो सोशल सेंस में शायद इतना सर्व नहीं हो पा रहा। राइट। नहीं, प्यार का तो मतलब ही शायद आजकल बदल गया है। बिल्कुल टाइम पास है आजकल, टाइम पास है। राइट। प्यार हैज बीन कन्वर्टेड इनटू फिजिकल नीड। राइट। तो वो चीज़ हम समझ नहीं रहे नहीं पा रहे लोग। बिल्कुल।
एंजल गाइडेंस की बात करते हैं, कई बार ऐसा देखा गया है कि एक नंबर बार बार रिफ्लैश कर रहा है, 11 11 22 या 333 या 3333। राइट। ये एंजल्स हमें कब गाइडेंस देना स्टार्ट करती हैं? देखिए, एंजल्स आपको हमेशा ही गाइडेंस दे रही हैं। एक्चुअली जो लोग नहीं भी मेडिटेट करते ना, उनको गाइडेंस मिल रहा है। फ़र्क ये पड़ता है ना कि आपको ये तब दिखती हैं जब आपका माइंड थोड़ा ठहराव में आता है। बहुत लोग बोलते हैं ये तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये तो आपको बस दिख रहा है बाय चांस, ये तो कोइंसिडेंटल है। ऐसा नहीं है। जब मेरी बात मेरे ट्विन फ्लेम से हो रही थी पहली बार, तो मैं हर जगह 4 देखती थी। और मुझे कुछ टाइम तक डर भी लगने लग गया था कि ऐसा तो नहीं कि कोई नेगेटिव एंटिटी मेरे आसपास है, क्योंकि मैं उस समय इतनी स्पिरिचुअलिटी में नहीं थी। साइमल्टेनियसली मुझे मैं ये सोच रही थी और मैं शिव जी को बोल रही थी कि आप ही बताओ क्या है ये। तो फेसबुक पर थी मैं, फेसबुक पर एक मैसेज दिखा, आर यू ऑल्सो वॉचिंग रिपीटेड नंबर्स, तो आप ये वाला कोर्स ज्वाइन करो। तो मैंने कोर्स किया, वो 3 दिन का था। 3 दिन के बाद मैंने लंबा कोर्स किया, एडवांस्ड एंजल हीलिंग। फिर मैंने बहुत लोगों को एंजल हीलर्स बनाया। एंजल्स वो एंटिटी, अब ये तो एंजल जो वर्ड है, जो टर्म है, क्रिश्चियनिटी से आता है ना, कि जो गॉड को सर्व कर रही हैं आपके बीच में। लेकिन इवन अदरवाइज बहुत सारी ऐसी एंटिटीज़ हैं। आप हिंदुइज्म या रिलीजन को इससे बिना जोड़े हुए इसको आप एक कनेक्ट की तरह समझ सकते हो कि भगवान ने जब इंसान बनाए, अब ये जो गेम खेला जा रहा है पूरा, ठीक है, इंसान आके यहाँ पर जिएंगे, तो उनको हेल्प करने के लिए भी तो कोई होगा। अगर स्टूडेंट स्कूल में जा रहे हैं तो उनके पास टीचर्स भी तो हैं, उनको ट्यूशन्स भी तो मिल सकते हैं। तो ये वैसी वाली चीज़ है कि आप उनका हाथ थामोगे कि नहीं, ये आप पर डिपेंड करता है। तो एंजल्स हमेशा ही आपको हेल्प कर रही है। और इनफैक्ट एक अलॉटेड होती है एंजल सबको, गार्जियन एंजल। राइट। तो आप उनका हाथ थामोगे, ऑब्वियसली आप जल्दी आगे बढ़ पाओगे, आपको क्लैरिटी से दुनिया दिखेगी। नहीं हाथ थामोगे, इसको कुछ वू समझ के, डार्क मैजिक समझ के छोड़ दोगे, आपका लॉस है। राइट। नहीं, बहुत लोग तो समझ नहीं पाते हैं कि अगर किसी को 1111 दिख रहा है तो उस टाइम पे वो क्या करे, है ना? हाँ, एक्चुअली उसका मीनिंग वो गूगल पे जाके ढूंढते हैं कि फिर गूगल बताता है। और नहीं, मैंने देखा है, माय गॉड, जब मेरे लाइफ में ये सब स्टार्टिंग हुई ना, तो मैंने जब सर्च करना स्टार्ट किया, आज मैं बोल सकती हूँ इतनी ज़्यादा पढ़ाई लिखाई और मेडिटेशन और ये सब करके, कितना मतलब हम इतने मिसगाइडेड हैं। आप कोई टर्म खोजने जाओ, ट्विन फ्लेम्स खोजने जाओ, एंजल नंबर्स खोजने जाओ, आपको गलत बात बताने वाले ज़्यादा लोग मिलेंगे। अभी कल मैं नाम नहीं लेना चाहती उनका, टॉप के एस्ट्रोलॉजर जो इंडिया के हैं, ही वॉज टॉकिंग अबाउट ट्विन फ्लेम्स, सोलमेट का डेफिनेशन ट्विन फ्लेम्स में डाल के, और लोग उसी में बोल रहे हैं अच्छा ये होता है। मतलब आपको नहीं पता है तो आप बोल दो नहीं पता है ना, आप क्यों ऐसे गलत बता रहे हो। तो उस समय जब मैंने 1111 देखा तो मुझे लगा, सब लोग ऐसे बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा होने वाला है। ऐसी बात नहीं है बस कि अच्छा होने वाला है, आपको पॉसिबिलिटी बताई जा रही है। 1111 होता है कि 2 दरवाजे खुले हैं, मतलब मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इसको आप यूटिलाइज करो, ग्रैब करने की कोशिश। आप कैसे ग्रैब करते हो अपॉर्चुनिटी को? हाँ, तो ये 50-50 है। 50% आपको बता दिया गया है कि अभी ठीक होने वाला है, और 50% आपके हाथ में है कि क्या आप वो एक्शन ले पाओगे टाइम से। ये वाली बात है। जैसे जब हमारी भी बात हो रही थी तो मुझे 33 हमेशा दिख रहा था। 33 क्रिएटिविटी का नंबर होता है। तो मैंने बोला बिल्कुल इसका मतलब यहाँ पर अच्छी बातचीत होगी, मज़े आएंगे। तो बिल्कुल, अभी मैंने आपको मैसेज किया तो 11 पे किया मैंने। ओके। तो सही। अच्छा, अरुणिमा जी, अभी वैलेंटाइन वीक चल रहा है, बहुत लोग प्यार में पागल हो रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम अपने कार्मिक पर्सन को या फिर ट्विन फ्लेम को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है। जो कार्मिक और सोलमेट्स होते हैं वो दूसरे सोल्स होते हैं, ठीक है। वो दूसरे सोल्स वैसे हैं जैसे आप कहीं कॉलेज में पढ़ रहे हो, आपके साथ कोई पढ़ रहा है, आपके कैसे कनेक्शंस हैं उसके साथ। कुछ आपके दोस्त होते हैं, 10 साल बाद भी मिले तो वैसी ही दोस्ती है। कुछ जिनके साथ आप जानते नहीं हो कि क्यों आपको वो इंसान पसंद नहीं है, वो आपके कार्मिक्स होते हैं। तो कार्मिक के साथ हमेशा ही कुछ प्रॉब्लम्स आपकी चलती ही रहती है ना। और ट्विन फ्लेम्स होते हैं जो आपके ही सोल का दूसरा भाग होते हैं, जो एंड दैट्स लाइक नेवर बिफोर। तो पहले तो कैसे कार्मिक को आइडेंटिफाई करना है। कार्मिक कनेक्शन में सरप्राइजिंगली बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होता है, स्पेशली फिजिकल अट्रैक्शन। आप जब अपने कार्मिक से मिलोगे, और ख़ास करके अगर ये रोमांटिक लेवल पर इतना, मतलब रोमांटिक लेवल तभी जाता है जब ये बहुत हाई लेवल कार्मिक होगा, तो एक बहुत ही हाई लेवल फिजिकल अट्रैक्शन होता है। तो इस वजह से आप आगे बढ़ते हो क्योंकि आपको कर्मा पूरा करना है। लेकिन आप 15-20 दिन में आप देखेंगे कि यू फील ड्रेन्ड। आप इस इंसान के साथ जब आप बाहर जा रहे हो या कोई भी बात कर रहे हो, फिर आपको ऐसा लग रहा है ना कि आप थक गए, टायर्ड हो गए। जहाँ आपको ये फीलिंग आने लगे, आप समझ जाना कि ये आपका कार्मिक है। भाई हीलिंग स्टार्ट कर दो, जो भी फॉर्म में मेडिटेशन करो, डू समथिंग अबाउट इट।
सोलमेट्स होते हैं, आपको बहुत ट्रस्ट वाली फीलिंग आती है सोलमेट्स पर। ऐसा लगता है ना कि इस पर मैं भरोसा कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, वैसी वाली फीलिंग आती है। ये अट्रैक्शन के बियॉन्ड है कनेक्शन। हम लोग सोचते हैं ना कि भाई हस्बैंड वाइफ हो या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, अट्रैक्शन ही मेन है। ये सच नहीं है। अट्रैक्शन हटेगा, आपका हनीमून फेज जाएगा, उसके बाद क्या बचता है? क्या आप लोगों ने एक दूसरे को जाना था, बात किया है, आप एक दूसरे को कितना जानते हो? तो ये वो कनेक्शन है जो ज़िंदगी भर चलने लायक कनेक्शन है। और तो इसको इसी तरह से आप जान सकते हैं कि बहुत पॉजिटिविटी, ट्रस्ट, फ्रेंडशिप, ऐसा लग रहा है कि मैं इसको कुछ भी बता सकता हूँ। और ट्विन फ्लेम वो होता है जो आपको पहले बार से ऐसा लगेगा जैसे आपका फैमिली मेम्बर है, कि मैं कितने जन्मों से जानती हूँ, ऐसी वाली फीलिंग आएगी। बट और यहाँ पे इसके मतलब एक सोलमेट का पॉइंट हुआ कि आपको लगेगा कि बहुत जन्मों से जानती हूँ। एट द सेम टाइम यू ऑल्सो फील वेरी अट्रैक्टेड टू दिस पर्सन। ट्विन फ्लेम पहचानने में आपको 1 से 1.5 साल लग जाएंगे, और जब तक आप पहचानोगे वो लाइफ से बाहर जा चुका होगा वापस। और फिर आप एक दूसरे का सोशल मीडिया चेक करोगे। तो ट्विन फ्लेम के साथ बहुत कम ही लोगों की शादी हो पाती है, एंड इट रिक्वायर्स अ वेरी हाई लेवल ऑफ स्पिरिचुअल वर्कआउट। राइट। सो अरुणिमा जी, आज का पॉडकास्ट हम यहीं पर वाइंड अप करेंगे। हमने बहुत अमेजिंग टॉक आज करी है इस पॉडकास्ट में, और मुझे लगता है कि इस पॉडकास्ट के ज़रिए बहुत लोगों को कुछ जानने का भी मौका मिलेगा, कि जो लोग कंफ्यूज्ड होंगे कि ये ट्विन फ्लेम्स क्या होते हैं, सोलमेट्स क्या होते हैं, हमारे कर्मास के बारे में, क्योंकि सब आज के समय में कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों में उलझे हुए हैं लोग। बिल्कुल। लोगों को नहीं पता कि हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग कैसे होगी, कब होगी। लोगों को इसका शायद मतलब ही नहीं पता। तो मुझे लगता है कि आज की जनता को, आज के समाज को टुवर्ड्स स्पिरिचुअल थोड़ा सा हो जाना चाहिए, उनका झुकाव थोड़ा सा हो जाना चाहिए। तो व्यूअर्स, मैं आशा करता हूँ आज का पॉडकास्ट आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आज का पॉडकास्ट आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।